अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है तालूत एपिसोड 3। अख्तर बेग के तस्वुर के साथ हशमत सेठ का ख्याल आया। हशमत सेठ के तस्वुर के साथ नोटों का बैग याद आया और नोटों के बैग के साथ हथकड़ियों का जोड़ा निगाहों में घूमने लगा और इस दिलकश तस्वुर में ये बदनुमा ख्यालात सख्त नागवार गुजरे। लेकिन हकीकत कौन झुठला सकता है। मुझे अपनी असलियत याद आ गई। ये लोग किसी यूसुफ इब्रान के धोखे में पकड़ लाए हैं और जब उन्हें अपनी गलत फहमी का एहसास होगा तो मुझे इस जन्नत से निकाल दिया जाएगा और यहाँ से जाने के तस्वुर से ही मेरा दिल डूबने लगा। शहना भी मुझसे छिन जाएगी। ये यूसुफ इब्रान कौन गधा है जो इस जन्नत को छोड़ भागा है। कोई भी हो, खुदा करे कभी वापस ना आए। और फिर क्यों ना मैं खुद को यूसुफ इब्रान तस्लीम कर लूँ। इस तरह ये जन्नत हाथ से ना जाएगी। लेकिन फिर अक्ल ने ठोका दिया। ना जाने ये कौन लोग हैं, खासे पुरस्रार मालूम होते हैं। अगर हकीकत खुल गई तो बोटियों का भी पता न चलेगा। इस ख्याल से रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फैसला कर लिया कि हकीकत से मुंह न मोड़ूंगा और अगर इसके बावजूद वो मेरी बात तस्लीम नहीं करेंगे तो चुप साध लूंगा जब तक भी चल जाए। इन्हीं ख्यालात में सुबह हो गई। सूरज की चंद किरणों ने कमरे में दाखिल होकर सुबह की खबर सुनाई और उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर चंद परीज़ादियाँ अंदर दाखिल हो गईं। मैं उछल पड़ा। शहना के जाने के बाद मैंने लिबास भी तब्दील नहीं किया था। मैंने जल्दी से रेशमी रजाई जिस्म पर ले ली और मुंह फाड़े उन्हें देखने लगा। लड़कियां मुस्कुराती हुई मेरी मसहरी के दाएं बाएं खड़ी हो गईं। हमसे इतना पर्दा क्यों हजूर? शहना की खुमार आलूद आंखों ने रात की कहानी सुना दी है। आइए, हमाम तैयार है, गुस्ल फरमा लें, एक दिलरुबा ने कहा। अरे मगर, मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। हम शहना की तरह खुश नसीब तो नहीं हैं, लेकिन दिल वाले ज़रूर हैं। हमें इस खिदमत से महरूम न रखें। एक शौक सी लड़की ने, जिसके गाल कश्मीर की वादियों की याद दिलाते थे, मुस्कुराते हुए कहा और अचानक मेरे जिस्म से रजाई खींच ली। अरे ये क्या वहशत है। मैंने घबराए हुए अंदाज में मसहरी से छलांग लगा दी, लेकिन शरीर लड़कियों ने मुझे चारों तरफ से गिरफ्त में ले लिया। मुझे इतनी लड़कियों के दरमियान सख्त शर्म आ रही थी, लेकिन मैं उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकता था। वो सब मुझे लटकाए हुए हमाम में दाखिल हो गईं। संगमरमर के टाइल जुड़े हुए हमाम में नीम गर्म खुशगवार पानी से उन्होंने मेरे बदन को नरम अस्फंज से रगड़ रगड़ कर धोया। इस दौरान भी वो तरह तरह की शरारतें करती रहीं। मैंने मजबूरन खुद को उनके रहम करम पर छोड़ दिया। गुस्ल के बाद उन्होंने मुझे खूबसूरत लिबास पहनाया, मेरे बालों को खुश्क किया और फिर उनमें मांग निकाली। मैं खामोशी से अपनी दुर्गत बनते देखता रहा। पनाह सवार कर वो मुझे हमाम से निकाल लाईं और फिर एक मुअम्मर खातून मेरे कमरे में दाखिल हुईं। उन्हें देखकर मेरे करीब मौजूद तमाम लड़कियां मुअद्दब हो गईं। शहजादा इब्रान, मुअम्मर खातून ने पुरजलाल आवाज़ में कहा, शाह मोहतरम ने हुक्म दिया है कि आप नाश्ता उनके साथ ही करेंगे। चुनाचे आपसे कुछ देर के बाद आप नाश्ते के कमरे में पहुंच जाएं। मुअम्मर खातून ने ये अल्फाज कहे और वापस मुड़कर दरवाजे से निकल गईं। सुनो, मैंने एक लड़की का बाजू पकड़ते हुए कहा। ये कौन थी? अरे आप इन्हें भूल गए, ये आपकी ताया हैं। इन्होंने तो बचपन से आपको पाला है। ओह, मैंने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। तो क्या हमारी अम्मी हजूर जिंदा नहीं हैं? तौबा तौबा, क्या हो गया है आपको शहजादे हजूर? वो दोनों गाल पीट कर बोली और मैंने एक ठंडी सांस ली। गोया अम्मी हजूर भी मौजूद हैं। खैर, मैंने गर्दन हिलाई। आखिर आप इस कदर अजनबियत का इजहार क्यों कर रहे हैं शहजादा इब्रान? बताइए तो सही, आपको क्या हो गया है? मुझे, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे हशमत बरादर्स हो गया है, 86,000 हो गया है। मैं सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे नाश्ते की मेज़ पर अब्बा हजूर और अम्मी हजूर के रूबरू पेश होना पड़ेगा। मैं उनसे क्या गुफ्तगू करूंगा, क्या कहूंगा अपने बारे में? दूसरों को शदीद गलत फहमी हुई थी, लेकिन वालिदैन औलाद में कोई फ़र्क ज़रूर महसूस कर लेंगे। और उसके बाद मेरा दिल धक धक करने लगा। शहना की मोहब्बत मेरे दिल में दार आई थी। अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया, बहरहाल जो किस्मत में लिखा होगा पूरा होगा। मैंने दिल ही दिल में 50 मोटी मोटी गालियां बककर उन्हें 100 से ज़रब दिया और उनका सवाब जरीना को बख्श दिया। उसी कम वक्त की वजह से मुझे एक ख्वारी नसीब हुई थी, वरना 350 मुझे मिलते थे और 200 रुपये माहवार उसे 550 में ज़िंदगी की गाड़ी खूब चल सकती थी। मगर वो अख्तर बेग की तनख्वाह पर मर मिटी, सोने के जेवरात पर मर मिटी और मुझे बर्बाद कर दिया। मैं जरीना को कोस रहा था और शौक हसीनाएं मुझसे अटकेलियाँ कर रही थीं। एक से एक बढ़कर हसीन थी। ये सब मुझसे मोहब्बत कर सकती थी, लेकिन मुझे अपनी हकीकत मालूम थी। मैं जानता था कि अगर शहना को भी मेरी हकीकत का इल्म हो जाए तो वो भी मुझे घास ना डाले। मैंने एक ठंडी सांस ली और उसी वक्त एक खादमा कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। शाह मोहतरम और मलका आलिया नाश्ते के कमरे में शहजादा हजूर के मुंतजिर हैं। चलो, मैंने कराहती हुई आवाज़ में कहा और उनके साथ चल पड़ा।
मेरे कदम मन मन भर के हो रहे थे, होंठ खुश्क थे, आंखों के सामने गुंजान दायरे रक्स कर रहे थे। बहरहाल मैं नाश्ते के कमरे में दाखिल हो गया। उसे कमरा कहना दुरुस्त ना होगा, वो तो एक अजीमो शान हॉल था जिसमें कई इंच मोटा सुरख कालीन बिछा हुआ था। दरमियान में एक लंबी मेज लगी हुई थी जिस पर अनवा इकसाम के ज़रूफ सजे हुए थे और उनके अंदर से लजीज खानों की महक उठ रही थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हो गया। मेरे साथ आने वाली कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई थी। मैं मेज के करीब पहुंच गया। एक तरफ बाअदब खड़े हुए खादिम ने मेरे लिए कुर्सी सरका दी थी, लेकिन उन दोनों को मैं कुर्सी पर बैठने के बाद ही देख सका जो मेरे ऐन सामने बैठे थे। उनमें एक पुरजलाल खातून और एक बारिश बुजुर्ग थे जो गुस्सीली निगाहों से मुझे घूर रहे थे। तुम इस कदर गुस्ताख हो गए हो इब्रान, हमें गुमान भी ना था। तुम्हारी अम्मी हजूर तुम्हारे सामने हैं और तुमने उन्हें सलाम भी नहीं किया। तुम्हें मालूम है वो तुम्हारी जुदाई से किस कदर मलोल हैं। बुजुर्ग की रोबदार आवाज़ उभरी और मैं जल्दी से कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने झुककर उन दोनों को सलाम किया और फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? सेहत भी कुछ खराब मालूम होती है। कहाँ कहाँ आवारा गर्दी कर रहे? बुजुर्ग ने फिर पूछा। शाह मोहतरम, इजाज़त हो तो पहले नाश्ता कर लूँ? मुझे यकीन है कि तफसील बताने के बाद नाश्ता ना नसीब हो सकेगा, मैंने लजाजत से कहा और बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। लेकिन खातून ताज्जुब से बोली, तुम्हारी आवाज़ हैरत अंगेज तौर पर बदल गई है। नाश्ता करें बेगम, बुजुर्ग ने कहा और उनके नाश्ता शुरू करने पर मैंने भी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। ना जाने क्या हालात हों, पहली ही मुलाकात में आवाज़ की तब्दीली महसूस कर ली गई है। आगे आगे देखिए। चुनाचे मैं अपना कोटा पूरा करने लगा और फिर कावे की 3 प्यालियाँ पीने के बाद मैं शेर शकम हो गया। अब मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार था। वो दोनों भी नाश्ता कर चुके तो खादमाओं ने बचा हुआ सामान उठाना शुरू कर दिया। यूसुफ इब्रान, मेरा हुक्म है कि अपने हवास दुरुस्त करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बेटे। जिस दुनिया को तुम देखना चाहते हो उसकी तफसील हमसे सुन लो। वो गासिबों मक्कारों की दुनिया है। वहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, सब एक दूसरे को लूट लेना चाहती हैं। वो सब आपस में दस्तों गिरेबां हैं, किसी को किसी से हमदर्दी नहीं है। वो अशरफुल मखलूकात हैं लेकिन जानवरों से बदतर। तुम उस दुनिया को देखकर क्या करोगे? तुम्हारी दुनिया उससे ज़्यादा पुरसुकून है। यहाँ मोहब्बत का वजूद है, सब एक दूसरे को चाहते हैं, अमन सुकून है। ये चंद दिन जो तुमने उन लोगों के दरमियान गुजारे, सच बताओ कैसे पाए? बुजुर्ग ने कहा। मेरी गर्दन झुकी हुई थी। बुजुर्ग ने एक एक लफ्ज़ दुरुस्त कहा था। मुझे उनसे इत्तफाक था, लेकिन बदकिस्मती से मैं तो उसी दुनिया का एक फ़र्द था। बहरहाल अब मैं जवाब देने के लिए तैयार था। मोहतरम बुजुर्ग, मैं आपके एक एक लफ्ज़ से मुत्तफिक हूँ। बिलाशुबा मेरी दुनिया ऐसी ही है जैसी आपने बयान फरमाई, लेकिन मैं आप सब हजरात की एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है बेटे? खातून ने जल्दी से पूछा। यही मेरी असल आवाज़ है मुअज़्ज़ज़ खातून, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं यूसुफ इब्रान नहीं हूँ, मैंने कहा। मेरे सामने बदतमीज़ी करोगे तो सज़ा पाओगे। मेरे गुस्से को आवाज़ ना दो। रात को तुम्हारे अतालिक ने भी यही बताया था कि तुम खुद को इब्रान नहीं तस्लीम कर रहे, लेकिन मुझे गुमान भी ना था कि तुम अपने वालिदैन को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे। क्या ख्याल है तुम्हारा कि तुम्हारी आवाज़ बदल लेने से तुम्हारी शक्ल सूरत भी बदल जाएगी? बुजुर्ग ने कहा। मोहतरम बुजुर्ग, सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, आपकी यह दुनिया बेहद दिलकश है। उस पुरखार दुनिया में जाने के बजाय मैं इसी दुनिया के किसी गोशे में तमाम जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी किसी गलत फहमी पर मैं सज़ा का मुस्तहिक नहीं होऊंगा। आप मुझे यूसुफ इब्रान कहीं या कुछ और, बस मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं यूसुफ इब्रान नहीं हूँ। मेरा नाम आरिफ है। इसके बावजूद आप मुझे यूसुफ इब्रान तस्लीम करने पर बज़िद हैं तो मैं अब खामोशी इख्तियार कर लूँगा। बुजुर्ग हैरत से मेरी शक्ल देखने लगे। मुअम्मर खातून भी ताज्जुब से मुझे देख रही थीं और अब उन दोनों की आंखों में शकूक नजर आ रहे थे। तब फिर तुम कौन हो? मेरा नाम आरिफ है, ज़माने का सताया हुआ एक इंसान हूँ। एक जुर्म करके फरार हो रहा था कि रास्ते में आपके आदमियों ने पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मुझे यूसुफ इब्रान बना दिया। उन्होंने मेरे बैग पर भी कब्जा कर लिया जिसमें पूरे 86,000 रुपये थे। वल्लाह हमें यकीन नहीं आता। अगर तुम यूसुफ इब्रान नहीं हो तो तुम्हारी उससे मुशाबियत हैरत अंगेज है, लेकिन अगर ये तुम्हारी शरारत है तो तुम हमारे अताब से न बच सकोगे। मुअम्मर बुजुर्ग खड़े हो गए। उन्होंने ताली बजाई और एक खादिम अंदर दाखिल हो गया। सफीना को बुलाओ, मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा और खादिम वापस चला गया। चंद लम्हात के बाद वही दूसरी मुअम्मर औरत अंदर दाखिल हो गई जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वो मेरी दाया है। सफीना, इसे गौर से देखो, क्या तुम इसमें और इब्रान में कोई तब्दीली पाती हो? मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा और बूढ़ी औरत मुझे करीब आकर देखने लगी। फिर वो चौंक पड़ी। वह बिल्कुल करीब से मेरी आंखों में झांक रही थी और उसके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आ रहे थे।
फिर उसने जल्दी से मेरा गिरेबान खोल दिया और मेरे सीने पर देखने लगी। इसके बाद वो बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हट गई। उसके चेहरे पर इज़्तिराब था। मुअम्मर खातून और बुजुर्ग उसे ताज्जुब से देख रहे थे। हजूर हजूर, दाया बोली, ये यूसुफ इब्रान नहीं है, ये शहजादा हजूर नहीं है, मैं कसम खाती हूँ ये शहजादा हजूर नहीं है। और मुअम्मर खातून और बुजुर्ग चौंक पड़े। तुमने ये यकीन किस तरह किया दाया, जबकि तुमने इनकी आवाज़ भी नहीं सुनी? बुजुर्ग ने इस तरह से पूछा। मैंने बचपन से शहजादा हजूर को पाला है। उनकी आंखों की बाएं पुतली में एक नीला तिल है और सीने पर एक सूरज का सुरख निशान। बिलाशुबा ये नौजवान हूबहू शहजादे का हमशक्ल है, लेकिन शहजादा नहीं है। ये दोनों चीज़ें इसके पास मौजूद नहीं हैं, दाया ने कहा। और मुअम्मर खातून ने जल्दी से चेहरे पर नकाब खींच ली। मुअम्मर बुजुर्ग खुशमगी निगाहों से मुझे देख रहे थे, लेकिन फिर उनके खदोखाल नरम पड़ गए और उनसे उदासी टपकने लगी। इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, इसे मेहमान खाने में पहुंचा दो, बुजुर्ग ने कहा। शाह मोहतरम, मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मैंने अपनी असलियत नहीं छुपाई है। बराहे करम मुझे कोई कोना अनायत फरमा दिया जाए, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैंने लजाजत से कहा। और दानियाल को हमारे पास भेज दो। बुजुर्ग ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। उस बेवकूफ़ ने बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने कहा और मुअम्मर खातून का हाथ पकड़े हुए बाहर निकल गए। अब कमरे में दाया और मैं रह गए थे। आओ, दाया ने खुश्क लहजे में कहा, आप ही मेरे ऊपर रहम खाएं मोहतरम खातून, आप जानती हैं मैं बेकसूर हूँ, मैंने दाया से कहा। खामोश रहो बेवकूफ़ लड़के, अगर शाह को मालूम हो गया कि तुम महल की कनीज़ों के साथ रंग रलियाँ मनाते रहे हो तो तुम ज़रूर सजा पाओगे। आओ, खामोशी से मेरे साथ चले आओ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई और चारों नाचार मैं भी उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन इस बार हमारा रुख एक दूसरे रास्ते पर था। मेरी आंखों पर फिर तारीकी फैल रही थी। यह हसीन माहौल मुझसे जुदा हो रहा था। शहना भी मुझसे छूट गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं डुबडुबाई आंखों से रास्ता तय करता रहा। फिर मुझे एक और इमारत के एक कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां आसाइश के तमाम सामान मौजूद थे। मैं एक मसहरी पर बैठकर अपने मुस्तकबिल पर गौर करने लगा और दाया खामोशी से बाहर निकल गई। अब क्या होगा? अब मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? काश मैं यहाँ रह सकता, काश। मेरे गालों पर आंसू लुढ़क आए। कई घंटे गुजर गए, कोई मेरे पास ना आया। फिर शायद दोपहर का वक्त हो गया। मैंने कमरे के दरवाजे पर कदमों की चाप सुनी और चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन वो दो स्याह फाम गुलाम थे। उन्होंने हाथों में खाने की ट्रे उठाई हुई थी। हरचंद के खाने की इश्तहा न थी, लेकिन ख्वान से उड़ती हुई खुशबू ने मुझे खाने पर आमादा कर लिया। दोनों गुलाम खाना रखकर उसी खामोशी से वापस चले गए और मैं बेदिली से खाने की मेज़ पर आ गया। बड़ा लजीज खाना था। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने गम परे सरका दिए और खाने में मसरूफ़ हो गया। लजीज खाने से पूरी तरह इंसाफ करके फारिग हुआ था कि वही मुलाजिम कावे के बर्तन लिए हुए आ गए और खाने के खाली बर्तन उठाकर ले गए। गरम गरम कावा पीकर मैंने गहरी गहरी सांसें लीं और फिर कमरे में चहलकदमी करने लगा। दिल चाह रहा था कि दौड़कर महल में घुस जाऊं, शहना के पास पहुंच जाऊं या उसे बुला लूं, उससे कहूं कि मैं उसे चाहता हूं, वो शाह से मुझे मांग ले। लेकिन अब शहना का भी क्या भरोसा, वो मुझे शहजादा समझकर मुझ पर अपना सब कुछ निसार कर चुकी थी। हकीकत मालूम होने पर ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करे। थककर मैं मसहरी पर आ बैठा और फिर ना जाने क्यों मेरे दिमाग में हल्का सा चक्कर आया। रात भर ना सोने की वजह हो सकती थी, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। मैं मसहरी पर लेट गया और रेशमी चादर बदन पर खींच ली। ना जाने क्यों मसहरी पर लेटते ही मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। नींद भी ऐसी तवील थी कि घोड़े बेचकर सोया। ना जाने कितनी देर तक उस आरामदेह मसहरी पर सोता रहा। फिर आंख खुल गई। चारों तरफ तारीकी थी। बाहर से कहीं रोशनी की रिमक अंदर आ रही थी, लेकिन इस तारीकी से माहौल में कुछ घुटन सी पैदा हो गई थी। मैंने गहरी सांस ली। जाहिर है अब यहाँ मेरी कोई हैसियत नहीं रह गई थी। एक बोझ था इन लोगों पर, ज़बरदस्ती का मेहमान। फिर मेरी फिक्र क्यों की जाती। मैंने एक कराह के साथ करवट बदली। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे जिस्म के नीचे मसहरी नहीं है। अरे मसहरी कहाँ गई? मैंने टटोल कर देखा और बुरी तरह चौंक पड़ा। ये तो साफ ज़मीन थी, मेरे नीचे कुछ नहीं था। तब मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। ये तो वह मेहमान खाना नहीं था जहाँ मैं सोया था। फिर ये कौन सी जगह है? मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सख्त सर्दी का एहसास हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सर के नीचे तकिया ज़रूर था। मैंने उस तकिए को टटोल कर देखा और एक बार फिर मेरा दिल धड़क उठा। ये तकिया नहीं था, बल्कि वो ब्रीफ केस था जिसमें हशमत बरादर से चुराए हुए नोट थे। मैंने तारीकी में जल्दी से ब्रीफ केस खोला और उसमें हाथ डालकर नोट टटोलने लगा। नोट बदस्तूर भरे हुए थे। मेरे दिल ने गवाही दी कि मुझे उस दुनिया से निकाल दिया गया है।
यकीनन अब मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन उन शरीफ लोगों ने यही एहसान क्या कम किया है कि मेरे नोट मुझे वापस कर दिए। मेरे दिल में खूक उठी। नोट मेरे पास मौजूद थे, लेकिन शहना, खादमा और दूसरी लड़कियां। मैं चकराते हुए जहन के साथ हालात पर गौर करने लगा। वो सब कुछ एक ख्वाब नहीं था। मुझे वो माहौल पूरी तरह याद था जो अब मुझसे जुदा हो गया था, लेकिन दौलत मेरे पास मौजूद थी। उन लोगों ने मुझे अपनी दुनिया में रखना पसंद नहीं किया था। ना करें, ये दुनिया ही क्या बुरी है। अपनी चीज़ अपनी ही होती है। 86,000 हैं पूरे, कम नहीं होते। इनसे एक बेहतरीन जिंदगी गुजारी जा सकती है। बस ज़रा पुलिस से छुटकारा मिल जाए और मैं कोई मुनासिब जगह पाने में कामयाब हो जाऊं। मैंने गहरी सांस ली। ना जाने कमबख्तों ने मुझे कहाँ ला फेंका है। बड़े बेअखलाक थे। मैं खुद तो उनके यहाँ नहीं गया था। कुछ दिन तो मेहमान नवाजी करते। बहरहाल देखा जाएगा ये कौन सी जगह है। मैं उठ गया, सरहाने से ब्रीफकेस उठाया और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर कदम रखकर मैंने अपना लिबास देखा। मेरा अपना लिबास था, वही जिसे पहनकर मैं फरार हुआ था। ना जाने मेरी नींद कैसी थी। उन्होंने मेरा लिबास तब्दील किया, मुझे यहाँ तक लाए और मुझे पता भी न चल सका। ज़रूर उस कावे में कोई गड़बड़ थी। मैंने फैसला किया और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया और फिर मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। ये तो रेलवे स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर मलगजी रोशनी फैली हुई थी। कुछ दूर स्टेशन मास्टर का ऑफिस और बुकिंग ऑफिस नजर आ रहा था। दरमियान में चाय का एक गंदा सा स्टॉल रखा हुआ था। एक केतली से पानी की भाप निकल रही थी और बदहैयत उधेड़ उम्र आदमी गर्दन शानों में घुसाए ऊँग रहा था। रेल की पटरियां चमक रही थीं और बहुत दूर एक रोशनी के नीचे शाहपुर जंक्शन का बोर्ड नजर आ रहा था। शाहपुर जंक्शन, मैंने ज़ेरे लब कहा और उसके बारे में सोचने लगा। मैंने जेबें टटोली। चंद छोटे नोट जेब में मौजूद थे जो मैंने ब्रीफकेस से निकाले थे। मैं चाय के स्टॉल की तरफ बढ़ा और थोड़ी देर के बाद मैं एक गंदी सी प्याली में चाय पी रहा था। क्या वजह होगा, मैंने चाय वाले से पूछा। 12:15 हैं जनाब। इस वक्त कौन सी ट्रेन आएगी? मेल ट्रेन गुजरेगी साहब, बस वो आखिरी ट्रेन है। उसके बाद सुबह 9 बजे से गाड़ियां आना शुरू होंगी, चाय वाले ने कहा। मेल कहाँ जाएगी, मैंने पूछा और उसने शहर का नाम बताया, जिसे सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैं उस ट्रेन से रवाना हो सकता था। मैंने चाय के पैसे अदा किए और फिर बुकिंग ऑफिस की तरफ चल पड़ा। बुकिंग क्लर्क मोटे ओवरकोट में लिपटा सिगरेट फूंक रहा था। इस सर्दी और रात में मुझ जैसे आदमी को देखकर उसके चेहरे पर हैरत और फिर नागवारी के तासुरात उभर आए। फिर उसने ओवरकोट से दूसरा हाथ निकाला और कलम पकड़ लिया। मैंने उससे अपनी मतलूबा जगह का टिकट तलब किया और फर्स्ट क्लास के टिकट के बारे में सुनकर वो मुअद्दब हो गया। मैंने रकम पूछी, अदा की, टिकट लिया और चल पड़ा। एक बार फिर मैं चाय वाले के पास पहुंच गया। एक कप चाय और दो दोस्त, मैंने उससे कहा और फिर पूछा, सिगरेट होगी? सिगरेट तो नहीं है साहब, अगर बीड़ी पिए तो। उसने अपनी जेब से बीड़ी का बंडल निकालते हुए कहा और मैंने शुक्रिया के साथ एक बीड़ी कबूल कर ली। बहुत अरसा के बाद तंबाकू नोशी की थी। उस घटिया सी बीड़ी ने भी बहुत लुत्फ दिया। मैं ट्रेन का इंतजार करता रहा, चाय पीता रहा और चाय वाले से बीड़ी मांग मांग कर पीता रहा, यहाँ तक कि ट्रेन आ गई और मैं अपना कंपार्टमेंट तलाश करके उसमें दाखिल हो गया। कंपार्टमेंट में बहुत से लोग थे। मैं अपनी सीट पर खामोश बैठ गया। तकरीबन सभी सो रहे थे। ट्रेन यहाँ चंद मिनट रुकी और फिर रवाना हो गई। स्टेशन छोड़ देने के बाद मैंने गहरे गहरे सांस लिए। आप मुझ जैसे आदमी के बारे में गौर कर सकते हैं कि मैं कैसा वक्त गुजार रहा था। चरके पर चरके लग रहे थे। एक अजीब बेयकीनी की जिंदगी थी, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ बर्दाश्त करना था और मैं बर्दाश्त कर रहा था। मैंने कंपार्टमेंट में बैठे लोगों का जायजा लिया और देखने लगा कि इनमें से कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो मेरे लिए खतरनाक हो। मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, सबके सब तालीम याफ्ता, कुछ खवातीन भी थीं। मेरे बाएं सिमत सामने की सीट पर एक नौजवान लड़की सो रही थी। उसके बराबर एक मोटी सी बड़ी भी ऊँग रही थी। मैं उस जवान लड़की को देखने लगा जो गठरी बनी हुई थी। ये तमाम लड़कियों के जिस्म गुलाबी क्यों होते हैं? हर नौजवान लड़की हसीन क्यों होती है? उनके खदोखाल बाज़ औक़ात अच्छे नहीं होते, लेकिन जिस्म देखकर खदोखाल भूल जाने को दिल चाहता है। फिर मुझे शहना याद आ गई और मेरे हाथों की मुट्ठियां कस गईं। मेरा दिल चाहा कि यह नौजवान लड़की उठे, मेरा हाथ पकड़े और ट्रेन से उतर जाए। फिर वो खुद को मेरे सुपुर्द कर दे और कहे, शहजादा आलम, मैं तो आपकी कनीज़ हूँ, मेरा रुआं रुआं आपका है, सिर्फ आपका। मैंने लड़की के होंठ देखे, गुलाबी होंठ जो खुश्क हो रहे थे, और उसी वक्त लड़की के सरहाने बैठे हुए ढेर में हरकत पैदा हुई। मोटी खातून ने मेरी चोरी पकड़ ली थी। चुनाचे उन्होंने लड़की के बदन से खिसक जाने वाली शॉल उसके ऊपर खींचकर चेहरे तक ढक दी और मुझे घूरने लगी। मैं जल्दी से संभल गया और ट्रेन की कुर्सी की पुश्ते से सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन बड़ी बी की खूंखार निगाहें अब भी मेरी पेशानी में चुभ रही थीं। मैं दिल ही दिल में उन बड़ी बी पर लानत भेजता रहा।
क्या मैं खाए जा रहा था उनकी साहिबजादी को? तंगदिल कहीं की। खुद जवानी में ऐश किए होंगे, सैकड़ों निगाहों की मरकज रही होगी, बहुत सौ को तड़पाया होगा, और अब मैंने आंखें खोलकर उन्हें देखा। वो अब भी मेरी तरफ निकरा थीं। मैंने उनसे निगाहें चार की। पहले तो मुझे झिरझिरी आ गई, फिर गुस्सा, और फिर इंतकामन मैं भी उन्हें घूरने लगा। मेरे जहन में शरारत उभर आई। चुनाचे मैंने निगाहों का गुस्सा दूर किया और मीठी नज़रों से बड़ी बी को घूरने लगा। वो अब भी मुझे देखे जा रही थीं, लेकिन फिर उनके चेहरे के तासुरात बदले और उनमें हैरत पैदा हो गई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन मैं उन्हें मुसलसल घूर रहा था। न सिर्फ उन्हें, बल्कि मेरी निगाहें उनके मोटे और थलथले जिस्म पर भी फिसल रही थीं, और बड़ी बी के चेहरे पर शर्म के तासुरात फैल गए। उन्होंने जल्दी से लड़की के जिस्म की शॉल खींचकर अपने जिस्म पर डाल ली और फिर बराबर में ऊँगते हुए बड़े मियाँ के जिस्म को ठोके देने लगी। क्या बात है, क्या बात है? बड़े मियाँ नींद से चौंक कर बोले और उल्लुओं की तरह आंखें फाड़ने लगे। मैंने फिर आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन मेरे कान उन्हीं की तरफ थे। बड़ी बी ने मुँह से कुछ न कहा, लेकिन मैंने आंखों की झुर्री से देखा कि वो बड़े मियाँ को ठोके देकर मेरी तरफ इशारे कर रही थीं। बड़े मियाँ ने कड़ी निगाहों से मुझे देखा और फिर बड़ी बी की तरफ। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। अब बड़ी बी को लड़की की बजाय अपनी फिक्र थी। मैंने फिर लड़की की तरफ देखा। वो कुछ और गठरी बन गई थी, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी थी। काफ़ी देर में उन लोगों से लुत्फ अंदोज होता रहा। उन बड़े मियाँ और बड़ी बी की नींद उड़ गई थी। बड़ी मियाँ ने एक कंबल से लड़की को खूब ढक दिया और मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया। अब मेरी तवज्जो उन लोगों की तरफ से हट गई थी और एक बार फिर शहना मेरे ख्यालों में रींग आई। एक ख्वाब था, एक फरेब था। मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। मैं जो कदम उठा बैठा हूँ उस पर गौर करना चाहिए। दिल चाहा दूसरी गाड़ी से वापस अपने शहर पहुँच जाऊँ और ब्रीफ केस हशमत सेठ के कदमों में रखकर अपने गुनाह की मुआफ़ी मांग लूँ। यकीनन हशमत सेठ अपनी रकम पाकर फूला न समाएगा। मुमकिन है वो मुझे मुआफ़ भी कर दे, लेकिन इस ख्याल पर मैंने खुद लानत मलामत की। किस्मत ने एक मौका दिया है, उसे इस तरह नहीं गंवाऊंगा। दुनिया बहुत वसी है, क्या वो एक इंसान को रूपोश न रख सकेगी? आखिर मुझे भी ज़िंदगी गुजारने का हक है, जिस तरह जरीना को अख्तर बेग से शादी करने का हक है। और इन तमाम ख्यालात से छुटकारा पाने का वाहिद तरीका ये था कि मैं सोने की कोशिश करूं। चुनाचे मैं सोने की कोशिश करने लगा और ना जाने कब मैं इस कोशिश में कामयाब हो गया। उस वक्त दिन का ना जाने क्या बचा था जब मेरी आंख खुल गई। कंपार्टमेंट के तमाम मुसाफिर जाग उठे थे। कुछ नाश्ता कर रहे थे, कुछ अपना सामान बांध रहे थे। ट्रेन शायद मंजिल पर पहुंचने वाली थी। भूख मुझे भी लग रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ गुज़िश्ता दिन दोपहर को खाना खाया था या फिर स्टेशन पर कई कप चाय पी थी। मैं लापरवाही से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ब्रीफकेस को मैंने कोई अहमियत नहीं दी थी, जैसे उसमें कोई खास चीज़ ना हो। बाथरूम की तरफ जाते जाते मैंने बड़े मियाँ बड़ी बी और उनकी खूबसूरत लड़की को देखा। लड़की वाकई खूबसूरत थी। उसके चेहरे से अल्लड़पन झलकता था। उसने भी मुझे देखा और मैं लाशऊरी तौर पर मुस्कुरा दिया, लेकिन इस मुस्कुराहट का कोई जवाब नहीं मिला था। बाथरूम से वापस आकर मैं फिर अपनी सीट पर बैठ गया। क्या वक्त हुआ है मोहतरम? मैंने बड़े मियाँ से पूछा। 9:30। उन्होंने गाली देने वाले अंदाज में जवाब दिया। ट्रेन कहाँ पहुँच चुकी है? मैंने उनकी दुश्मनी को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। बस आखिरी मंजिल के करीब है। उन्होंने ये अल्फाज भी उसी अंदाज में अदा किए जैसे कह रहे हों जहन्नुम में। उनके लहजे पर उनकी लड़की ने हैरत से उनकी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ, जैसे वो मेरे साथ इस सलूक की वजह जानना चाहती हो। बहरहाल मैं खामोश हो गया, लेकिन ना जाने सिर्फ मेरा एहसास था, खुशफहमी थी या हकीकत। कई बार लड़की ने माजरत आमेज निगाहों से मेरी तरफ देखा, लेकिन फिलहाल मैं किसी नए इश्क में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने खामोशी में ही आफियत समझी। खिड़की से बाहर के मनाजिर नजर आ रहे थे। फिर लड़की उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई और मैं उसकी खूबसूरत चाल का नज़ारा करता रहा। मैंने बड़े मियाँ और बड़ी बी की कड़ी निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया था। थोड़ी देर के बाद लड़की बाहर निकल आई। मैं गलत नहीं कह रहा। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था और मेरा जहन फिर भटकने लगा। मैंने सोचा कि क्यों न स्टेशन से बाहर निकलकर उसका ताकुब करूं, लेकिन फिर अक्ल ने समझाया किसी को दुश्मन बनाने से क्या फ़ायदा, सीधी तरह अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करूं। और फिर मैं संभल गया। बाहर मिलों की धुआं उगलती चिमनियाँ नज़र आ रही थीं। इक्का दुक्का मकानात भी नज़र आने लगे थे। फिर गाड़ी शहर में दाखिल हो गई और बड़े मियाँ अपना सामान दुरुस्त करने लगे। दूसरे लोग भी मंजिल पर पहुंचने की तैयारियों में मशगूल हो गए। बिलाखिर ट्रेन रुक गई और मुसाफिर खड़े हो गए। बहुत से कुली अंदर घुस आए और बड़े मियाँ उन्हें सामान बताने लगे। मैंने भी अपना ब्रीफकेस उठाया। उसी वक्त इत्तेफाक से लड़की मेरे बिल्कुल करीब आ गई, लेकिन बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि वो इत्तेफाक नहीं था। लड़की जानबूझकर मेरे पास आई थी। बड़ी बी और बड़े मियाँ सामान की तरफ मुतवज्जा थे कि लड़की ने सफ़ेद कागज़ का एक पुर्जा मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं धक से रह गया।
उसने फुर्ती से पुर्जा मेरे हाथ में थमाया और तेजी से आगे बढ़ गई। या खुदा, ये लड़कियां मेरा पीछा भी छोड़ेंगी या नहीं? मुझसे इश्क करेंगी और किसी दूसरे से शादी कर लेंगी? क्या मैं बिल्कुल गधा हूँ? बहरहाल मैं पुर्जा मुट्ठी में दबाए बाहर निकल आया। मैंने इस खानदान की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की थी। प्लेटफॉर्म के बाहर तांगे, टैक्सियां और रिक्शा खड़ी थीं। कई तांगे वाले मेरी तरफ लपके और मैंने बिलाखिर तांगे से ही सफ़र करना मुनासिब ख्याल किया। मैं इस शहर से वाकिफ नहीं था। किसी होटल में चलो, मैंने तांगे वाले से कहा और वो चल पड़ा। तांगे में बैठकर मैंने मुट्ठी में पकड़ा हुआ पर्चा खोला। उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और नीचे लिखा था शाम 4 बजे नाइला। फ़ोन नंबर शाम 4 बजे नाइला। मैं सब कुछ समझ गया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तांगा टक टक करता दौड़ता रहा और मैं हसीन ख्यालों में खो गया। लड़की ये भी बुरी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरी दस्तरस से दूर नहीं थी। अब वो किसी और से शादी नहीं रचा सकेगी क्योंकि मेरे पास दौलत है। मैं सोचता रहा और फिर तांगे वाले ने एक उम्दा से होटल के सामने तांगा रोक दिया। ये अच्छा होटल है साहिब, उसने बताया। दर हकीकत होटल की इमारत बाहर से काफ़ी खूबसूरत थी। हालांकि ये मेरे प्रोग्राम के खिलाफ था, लेकिन अब तक कौन सा काम मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ था। चुनाचे मैं होटल में दाखिल हो गया। ऐसे होटल में कभी क्याम नहीं किया था, लेकिन उनके आदाब से वाकिफ था। मैंने काउंटर पर पहुंचकर एक कमरा तलब किया। अपना नाम फजल इलाही लिखा और पेशा तजारत, मकसद भी तजारत लिखा और फिर एक पोर्टर के साथ कमरे में पहुंच गया। बड़ा नफीस और आरामदेह कमरा था। गो इमरान के महल की तरह तो नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। मैंने ब्रीफकेस एक अलमारी में रखा और सबसे पहले घंटी बजाकर बैरे से नाश्ता तलब किया। उम्दा नाश्ता था। नाश्ता करते हुए मैं आइंदा प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा। ज़हन मुख्तलिफ हिस्सों में बैठा हुआ था। पुलिस का खौफ, मुस्तकबिल का ख्याल, शहना, जरीना और ना जाने क्या क्या। हालांकि मैंने सोचा था कि पहले गुमनामी की ज़िंदगी बसर करूंगा किसी गरीब आदमी की तरह, उसके बाद हुलिया बदलूंगा और फिर नई ज़िंदगी का आगाज़ करूंगा। लेकिन इस होटल में आने के बाद मैंने इरादा तब्दील कर दिया। जब दौलत है तो फिर इसरत की ज़िंदगी क्यों बसर की जाए? जो होगा देखा जाएगा। चंद रोज़ तो ऐश कर लिया जाए। लेकिन एक दिक्कत थी, मेरे पास सिर्फ यही एक लिबास था और ये लिबास भी अब मसल चुका था। परवाह किस बात की है? रेडीमेड मलबूसात की दुकानें कहाँ नहीं होती। थोड़ी देर आराम करने के बाद निकलूंगा, कुछ लिबास और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें खरीदूंगा और फिर शाम को 4 बजे। नाइला के ख्याल से मेरा दिल धड़कने लगा। किस्मत तो बुरी नहीं है, लेकिन ना जाने घपला क्यों हो जाता है। कोई लड़की ऐसी ना थी जो मेरे तीरे नज़र का शिकार ना हुई हो। फिर ये तीरे नज़र दर्द जिगर क्यों हो जाता है? मैं अपनी जगह से उठकर बाथरूम में चला गया, लिबास उतारा और जिस्म से महक आने लगी। ये महक शहना की याद दिला रही थी। महल की शौखो शंग लड़कियों ने मुझे शहजादों की तरह गुस्ल कराया था। वो मेरे जिस्म को फूलों से रगड़ती रही थीं। उस दिल फरेब मंजर को याद करके मेरा दिल कुड़ने लगा। मैं भी अहमक हूँ। जब जिंदगी ही दाव पर लगा दी है तो एक फरेब वो भी सही। मैं खुद को यूसुफ इब्रान ही जाहिर करता। जब असलियत पता चलती उस वक्त देखा जाता। चंद रोज़ तो ऐश से गुजर जाते। शहना के साथ गुजारी हुई हसीन रात इतनी मुख्तसर तो न थी। और भी बहुत सी रातें जिनमें कभी शहना, कभी नारमा और कभी कोई दूसरी लड़की होती। वहाँ तो सभी मुझ पर जान छिड़क रही थीं। गुस्ल के दौरान मैं यही कुछ सोचता रहा। उस ख्वाब के मंजर को याद करके मेरे दिल में हूक उठने लगती थी। काश मैं दर हकीकत यूसुफ इब्रान होता। लेकिन ये यूसुफ इब्रान है कौन बेवकूफ़ जो उस जन्नत से जानबूझकर निकल आया। वहाँ तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक गुजारी जा सकती थी। वहाँ का तो हर लम्हा जाविदां था। शहना, शायद वो मुझे मेरी असलियत में भी कबूल कर लेती। ना जाने कबूल करती भी या नहीं। वो तो मुझे यूसुफ इब्रान समझकर अपनी उल्फत का इजहार कर रही थी और मुझे उस यूसुफ इब्रान पर गुस्सा आने लगा। फिर मैंने खुद को संभाला। ये सब हिमाकत की बातें थीं। इन तमाम बातों के सोचने से सिर्फ जहन परागंदा होता। उसके अलावा और क्या मिलता? वो माहौल मुझे दोबारा नहीं मिलता। अब मेरी उस माहौल में गुंजाइश नहीं थी। फिर उसके लिए कुड़ने से क्या फ़ायदा? मैंने जहन झटक दिया और नाइला के बारे में सोचने लगा, जिसने 4 बजे मुझे टेलीफोन करने की दावत दी थी। नाइला, मुझे रात का मंजर याद आ गया। बिलाशुबा सोते में वो बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन वो बूढ़ा जोड़ा, यकीनन वो उसके वालिदैन थे। ख़तरनाक लोग मालूम होते हैं। और फिर मैं उन बड़ीबी के साथ भी शरारत कर चुका था। अगर मामलात आगे बढ़ जाती हैं तो वो मुझे कबूल भी करेंगे या नहीं? मैं भी गधा हूँ, इंतहाई अहमक। पहले अपने बचाव की तो फिक्र करूँ, इस रकम के बचने का कोई इंतज़ाम करूँ, उसके बाद इन बातों के बारे में सोचूँ। खुद अपनी आफियत खतरे में है और मैं रोमान की झील में गोते लगा रहा हूँ। हर लड़की से शादी के ख्वाब देखने लगता हूँ। गुस्ल से फारिग होकर मैं बाहर निकल आया। जिस्म खुश्क करने के लिए कोई चीज़ ना थी। कमरे के दरवाजे पर पड़े हुए पर्दे के अकबी हिस्से को इस्तेमाल किया। फिर जहन में ज़रूरियात की एक फहरिस्त तैयार की।
ब्रीफ केस से एक मुनासिब रकम निकाली और बाजार के लिए निकल आया। ब्रीफ केस मैंने लापरवाही से एक तरफ डाल दिया था। इसी तरह उसकी हिफाजत हो सकती थी कि उसे कोई अहमियत न दी जाए। बाजार से हस्बे ज़रूरत सामान खरीद कर मैं होटल वापस आया। इस दौरान कुछ और काम भी किए थे, मसलन बैंकों से डिपॉजिट फॉर्म हासिल किए थे। मेरा प्रोग्राम था कि थोड़ी थोड़ी रकम बहुत से बैंकों में जमा करा दूं। जमानत की ज़रूरत थी, लेकिन दौलत बजाते खुद बहुत बड़ी जमानत होती है। दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करने लेट गया और थकन की वजह से नींद आ गई। आंख खुली तो 4 बज चुके थे। जहन में फौरन नायला का ख्याल आया और मैंने मसहरी से छलांग लगा दी। नायला से गुफ्तगू करने का वक्त हो गया था। चिट पर लिखे हुए नंबर पर डायल किया और रिसीवर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। मैं मिस नायला से बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा। मैं नायला बोल रही हूँ, आप कौन साहिब हैं? सिर्फ ट्रेन का हवाला दे सकता हूँ। मेरा नाम मैं अपना असल नाम बताते बताते रुक गया। ये मुनासिब ना था। चुनाचे दूसरे लम्हे मैं संभल कर बोला, मेरा नाम आमिर है। आप नाम बताते बताते रुक क्यों गए थे? दूसरी तरफ से पूछा गया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। मैंने जवाब दिया और वो मुतमईन हो गई। कहाँ क्या है आपका आमिर साहब? उसने पूछा। एक होटल में। नाम नहीं बताएंगे? कोहिनूर। ओ, उसने दिलकश आवाज में कहा। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर बोली, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बस आवारा गर्द हूँ, कभी कहीं शाहपुर से सवार हुआ था। आमिर साहब, आपने मेरे बारे में क्या अंदाज़ा लगाया? मैं नहीं समझा। मैंने इस अजीब सवाल पर चकरा कर पूछा। मैंने आपको टेलीफोन करने के लिए क्यों कहा था? क्या अर्ज कर सकता हूँ, मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। दरअसल मुझे एहसास हुआ कि अम्मी जान और अब्बू का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं है। कदामत पसंद लोग हैं, अजनबियों से बेतकल्लुफ़ नहीं होते और अपनी सादगी में अखलाकी कदरों को भी फरामोश कर जाते हैं। मैं उनके रवैये की मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ। ओह, लेकिन अगर आप मुआफ़ी मांगना ज़रूरी समझती हैं तो फिर मेरे मुआफ़ करने का हक़ महफूज है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं इतनी दूर से मुआफ़ नहीं करूँगा। फिर मेरे सामने आकर मुआफ़ी मांगे, मैंने कहा और वो किसी सोच में पड़ गई। कई सेकंड खामोश रही, फिर बोली, ये एक मुश्किल काम है, ताहम मैं कोशिश करूँगी। हालांकि कल कॉलेज जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आपकी वजह से जाना पड़ेगा। आप एक तकलीफ़ करें, कल 11 बजे निकल रोड पहुँच जाएं। निकल रोड के टैक्सी स्टैंड पर मैं पहुँच जाऊँगी। मेरा कॉलेज वहीं है। बहुत बेहतर, मैंने कहा। अब आपसे मुआफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने मुसर्रत दबाते हुए कहा और फिर थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद फ़ोन बंद कर दिया। वक्ती तौर पर मैं शहना को भूल गया और नायला मेरे हवास पर छा गई। कैसी हसीन आवाज़ है। उसके दिलकश खदोखाल मेरी निगाहों में घूमने लगे और मैं मुस्तकबिल के प्रोग्राम बनाने लगा। मैंने फैसला किया कि नायला को बताऊंगा कि मैं भरी दुनिया में तन्हा हूँ, खाता पीता आदमी हूँ, अभी तक लाऊबाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उसके ख़ानदान में मुझे सहारा मिल जाए तो मकसद हयात मिल जाए। बिलाशुबा नायला का शरीफ ख़ानदान है, उसके साथ हसीन रात गुजरेगी। वो रात भी मैंने नायला के ख्वाबों में गुजारी। शहना की झलकियाँ जहन से महव न हो सकी थीं, लेकिन वो तो अब एक भूला हुआ ख्वाब थी। उसे दोहराने से क्या फ़ायदा, हकीकतों को अपनाया जाए। ख्वाबों के पीछे भागना हमाकत है। दूसरी सुबह खासी खुशगवार थी। नायला से मुलाकात का तस्वुर दिल को गुदगुदा रहा था। 9 बजे से ही तैयारी शुरू कर दी और पौने 10 बजे होटल से निकल आया। टैक्सी ली, आवारा गर्दी करता रहा, प्रोग्राम बनाता रहा और फिर 11 बजे निकल रोड पहुंच गया। टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी रुकवा ली और उसी में बैठकर इंतज़ार करता रहा। तब दूर से नायला आती नजर आई और मैं टैक्सी से उतर आया। चंद कदम उसकी तरफ बढ़ा और फिर ठिठक कर रुक गया। सफ़ेद सादा लिबास में मलबूस वो हूरों की तरह मुकद्दस और पाकीज़ा नजर आ रही थी। उसका धुला धुला चेहरा बेहद हसीन मालूम हो रहा था। आंखों में काजल की लकीरें खिंची हुई थीं और बालों की चंद शरीर लटें आवारागर्दी कर रही थीं। मैं मबहूत उसे देखता रहा। उसने मुझे सलाम किया और मैंने ना जाने किस तरह जवाब दिया। फिर मैं टैक्सी की तरफ मुड़ा और वो भी खामोशी से मेरे नज़दीक आ बैठी। वो कुछ घबराई सी लग रही थी। मैंने ड्राइवर से वापस होटल चलने के लिए कहा और टैक्सी सड़क पर दौड़ने लगी। रास्ते भर हम दोनों खामोश रहे। मैंने कई बार उसके चेहरे की तरफ देखा, वो सहमी सी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद टैक्सी कोहिनूर पहुंच गई। मैंने ड्राइवर को बिल अदा किया और वो नीचे उतर आई। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैंने उसे मुखातिब किया। नायला साहिबा। जी, वो आहिस्ता से बोली। आप बेहद खामोश हैं। जी नहीं तो। आपके चेहरे पर घबराहट है। नहीं तो, वह हकलाते हुए बोली। नायला साहिबा, मैंने आहिस्ता से कहा, आपने मेरे ऊपर जो एतमाद किया है मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैंने साफ महसूस किया कि उसके चेहरे पर बहाली आ गई है। मैं उसे लिए हुए अपने कमरे के सामने पहुंच गया और उसका ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने घूम फिर कर मेरा कमरा देखा। मैंने जानबूझकर दरवाज़ा बंद नहीं किया था।
फिर मैंने उसे बैठने की पेशकश की और वो कदरे तकल्लुफ से एक सोफे पर बैठ गई। क्या पसंद करेंगी? कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए, उसने कहा। कतई नहीं होगा, आप भी बेतकल्लुफी से फरमा दीजिए, तान चाय पर ही टूटती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बेहतर। मैंने घंटी बजाकर बैरे को बुलाया और उसे चाय वगैरह लाने के लिए कह दिया। वो अब किसी कदर मुतमईन नजर आ रही थी। फिर उसने मुस्कुराती आंखों से मुझे देखा और बोली, अब तो आपके हुक्म की तामील हो गई, आप मुआफ़ कर दें, शर्मिंदा ना करें नायला साहिबा, वो मेरे बुजुर्ग थे और दर हकीकत शरारत मेरी थी, उनकी नाराज़गी बजा थी। ट्रेन में यूं ही मेरी निगाहें आप पर पड़ गईं। आप सोते हुए बेहद हसीन लग रही थीं, इसलिए दोबारा देखने से बाज न रह सका और इस बात को वालदा साहिबा ने महसूस कर लिया। बाद में मुझे अपनी गुस्ताख निगाही का एहसास हो गया था, लेकिन उन लोगों को मुतमईन करने की तरकीब मेरी समझ में नहीं आ सकी। ओह, वो कदरे शर्माती हुई बोली, वो कदीम ख्यालात के मालिक हैं, अक्सर उन्हें मुझसे और भाईजान से गिला रहता है कि हम लोग बहुत बेबाक हैं। वो हमें सरजिश भी करते रहते हैं। बुजुर्ग हैं, उनके हुक्म की तामील सर आंखों पर, मैंने कहा। तो आपने मुआफ़ कर दिया? बार बार ये अल्फाज कहकर मुझे शर्मिंदा न करें, मुआफ़ी तो मुझे उनसे मांगनी चाहिए, मैंने उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई थी। तो फिर मुआफ़ी मांगने आ जाइए हमारे घर, उसने शौकी से कहा। सर के बल हाजिर होऊंगा, लेकिन खौफ महसूस होता है, मुमकिन है वो मेरे लिए गुंजाइश ना निकाल सकें, मैंने कहा। और इस बात पर वो संजीदा हो गई। चंद लम्हात जहन कुरीदती रही, फिर उसी तरह सर झुकाए हुए बोली, तब फिर आप भाईजान से मुलाकात करें। ऐसा करें कि कल शाम 5 बजे आप हमारे यहाँ आ जाएं। मैं भाईजान से आपका तज़किरा कर दूंगी, वो आपको अपने दोस्त की हैसियत से रिसीव करेंगे। आपके भाईजान हैं? मैंने कदरे हैरत से कहा। हाँ, दुनिया के तमाम भाइयों से अच्छे, बेहद हंसमुख, बेहद प्यारे। मैं उनसे 5 साल छोटी हूँ, लेकिन मेरी और उनकी दोस्ती है। ना वो कोई बात मुझसे छुपाती हैं और ना मैं। यहाँ तक कि उन्होंने नफीस से पहली मुलाकात की तफसील भी मुझे बता दी थी। ये नफीस कौन मोहतरमा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। भाईजान उसे पसंद करते हैं, बहुत प्यारी लड़की है और अब बहुत जल्द वो हमारी भाभी बनने वाली है। खूब। और आप मेरे बारे में उन्हें क्या बताएंगी? मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। आपके बारे में? वो एक लम्हे के लिए भौंचकी हो गई, फिर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने घबराई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर शर्म से दोहरी हो गई। मेरे रगो पै में मुसरत की लहरें दौड़ गई थीं। नायला ने साफ इजहार मोहब्बत कर दिया था। पहली ही मुलाकात में मुझे सब कुछ मिल गया था, वो सब कुछ जो पेशावर इश्शाक महीनों में नहीं हासिल कर पाते। वो मेरे तीरे नज़र की घायल हो गई थी और मैं तो हर उस लड़की के लिए दीवाना हूँ जो मुझे प्यार करे, मैंने आहिस्ता से कहा। शुक्रिया नायला साहिबा, आपका जवाब मुझे मिल गया है। आमिर साहिब, वो जज्बात से लरजते हुए लहजे में बोली और सोफे से उठ गई। गुस्ताखी पर शर्मिंदा हूँ, चाय पिए बगैर ना जाने दूंगा, मैंने भी जल्दी से उठते हुए कहा। आमिर साहिब, वो उसी तरह गर्दन झुकाए झुकाए बोली और फिर शर्माई शर्माई सी बैठ गई। ये गलत है नायला साहिबा, चलिए हम दूसरे मौजूआत पर गुफ्तगू करें, मैंने कहा। उसी वक्त वेटर चाय और दूसरे लवाजमात लेकर आ गया और मैं चाय बनाने के लिए उठ गया। मैं बनाऊंगी, वो मुझे उठते देखकर खुद चाय की तरफ बढ़ गई। बहुत बेहतर, शुक्रिया, मैंने बेतकल्लुफी से कहा और सोफे पर बैठ गया। उसने चाय की एक प्याली मेरे सामने रखी और मैं इसरार करके उसे दूसरी चीजें खिलाने लगा। वो कदरे संभल गई थी। थोड़ी देर के बाद उसने सवाल किया, आपका मुस्तकिल क़याम कहाँ है? मैंने आपसे अर्ज किया था एक आवारागर्द हूँ, पूरी दुनिया में तनहा कोई नहीं है मेरा। वालिद साहब चंद साल कबल इंतकाल कर गई, जिंदगी में कुछ नहीं किया। वालिद साहब का थोड़ा सा सरमाया लेकर यहाँ आया हूँ। माजी की यादें बहुत तल्ख हैं, अपनी शख्सियत बदल देना चाहता हूँ और यही कुछ करना चाहता हूँ। ओह, उसके चेहरे पर तासुफ और खुशी के मिले जुले जज्बात पैदा हो गए। आपके दुख से मुझे दुख है। हम सब कोशिश करेंगे कि माजी की यादें आपके जहन से महव हो जाएं। शुक्रिया नायला साहिबा, आपका एहसान होगा, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, मैंने दर हकीकत रंजीदा लहजे में कहा। क्योंकि मेरी बातों में किसी कदर हकीकत भी थी, वो खामोश रही। चंद मिनट के बाद मैंने ही मौजू बदल दिया। छोड़िए इन बातों को, आपके भाई साहब का नाम क्या है? आसिफ, बहुत ही प्यारे भाई हैं वो, आप उनसे मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे। कल का बेचैनी से इंतजार रहेगा, मैंने कहा और वो मुस्कुरा दी। फिर उसने इजाज़त तलब कर ली। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन आपको रोकने का हक भी तो नहीं है, बहरहाल कल से ही, मैंने कहा। वो मुझसे दूसरे दिन ज़रूर आने का वादा लेकर और अपना तफसीली पता लेकर चली गई और मैं दिल में मीठी यादें लिए उसे टैक्सी में सवार करा के वापस आ गया। एक खुशगवार मुस्तकबिल मेरी निगाहों के सामने था। मैं अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। काश ये ज़िंदगी मुझे रास आए, काश मेरा गुनाह सर चढ़कर ना बोले। वो रात अजीब शहर के आलम में गुजरी। मैंने अंजला को याद किया। टेढ़ी आंखों वाली, जाहिर है वो मुझ जैसे गुलफाम के काबिल कहाँ थी। और जरीना, वो मतलब परस्त औरत,
खुदा न खास्ता अगर मेरी जिंदगी उससे वाबस्ता हो गई होती तो क्या होता। वो जिंदगी के किसी लम्हे में धोखा दे सकती थी और उस वक्त मेरी कैफियत अब से मुख्तलिफ होती। मैंने दिल ही दिल में जरीना को बहुत सी गालियां दे डाली। फिर मुझे राशिदा याद आ गई, एक खूबसूरत सी हमदर्द लड़की, लेकिन वो मेरे लिए नहीं थी। कुदरत इंसान के लिए जो फैसले करती है वही सही होते हैं। मैं बिला वजह शहना की याद में तड़पता रहा। हालांकि शहना वो औरत थी जिसने मुझे सही मायनों में औरत से रूशनास कराया था, लेकिन दिल उसका भी साफ नहीं था। वो मुझे शहजादा यूसुफ इब्रान समझ रही थी और शायद खुद मेरे दिल में जगह पाकर होने वाली मलका बनना चाहती थी। मुमकिन है उसे मेरी हकीकत मालूम हो जाती तो वो मुझे ठोकर लगाना भी पसंद न करती। मैं खुद ठोकर मारता हूँ ऐसी लड़कियों को जो मर्द के सिर्फ एक इशारे पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। और फिर ना जाने वो सब कौन थे। कुछ अजीब बादशाहत थी। ऐसे अजीब लोगों में मेरा गुजर कहाँ होता। मेरी ये दुनिया कैसी भी है, मेरी तो है। उस रात मैं शहना के लिए ना तड़पा, मैंने सिर्फ नायला के ख्वाब देखे। नायला जो राशिदा से ज्यादा खूबसूरत तो ना थी, लेकिन उसके पहलू में मोहब्बत करने वाला खूबसूरत दिल था। उसने पहली ही निगाह में मुझे पसंद कर लिया था और अब मेरे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी थी। मैं भी उसे अपनी भरपूर मोहब्बत दूंगा। मैं अपना सब कुछ उसके कदमों में डाल दूंगा। इन्हीं ख्यालात में मैं सो गया। उस रात सिर्फ नायला मेरे ख्वाबों में थी। मैं पहाड़ों में, झरनों में, सरसब्ज मैदानों में उसके साथ कुलीलें कर रहा था। अपने पसंदीदा फिल्मी गाने गा रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था। वो भी कदम कदम पर नए नए लिबासों में मेरे सामने आ रही थी। कभी कबायली लिबास में, कभी किसी दूसरे इलाके के लिबास में, कभी जदीद शहरी लिबास में। फिर मैंने उसके लिए दुश्मनों से ज़बरदस्त जंग की, जालिम समाज को भरपूर शिकस्त दी और फिर हमारी शादी की खुशी में आतिशबाजी चलने लगी और मेरी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। काश सुबह न होती। मैं इस फिल्मी ख्वाब पर हंस पड़ा, फिर उठकर बाथरूम में चला गया। आज का दिन मुसर्रतों का दिन था। शाम के 5 बजाना मुश्किल हो गई। दिन भर काहिलों के अंदाज में बिस्तर तोड़ता रहा। हालांकि कई काम करने थे, लेकिन कुछ न कर सका। दिल ने कई बार सोचा कि नायला को फ़ोन करूं, लेकिन बेएहतियाती अच्छी नहीं थी। फिर उन खौफनाक वालिदैन के बारे में सोचने लगा, वो मुझे मुआफ़ भी करेंगे या नहीं। उनके भाई के बारे में सोचने लगा जिसका नाम आसिफ था। वो बहन की हर बात कबूल कर सकता है, लेकिन क्या उसका इश्क भी कबूल कर सकता है। दिल खौफ से धड़का, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी। जदीद दौर है, लोगों के जहन बदल गए हैं। मॉडर्न घरानों में इन बातों की पूरी आज़ादी होती है। और फिर उसकी बहन उसकी राजदार भी तो थी। उसने भाई की मोहब्बत कामयाब कराई थी। उसे इसका बदला ज़रूर देना चाहिए।